चलिए तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। तो हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि एक फोर्स थी जिसको हमने डिस्कस किया था मूविंग चार्ज की वजह से। उस फोर्स को हमने बोला था मैग्नेटिक फोर्स, और हमने उसका फॉर्मूला क्या बताया था, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। चलिए देखिए यहां पर हमने ये जो फोर्स लिखी है, ये हमारे पास में फोर्स एक मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के कॉन्सेप्ट में है। अब देखिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर है हमारा मैग्नेटिज्म। अच्छा, मैग्नेटिज्म को लाने वाला कौन भाई, नानजी भाई को नानजी बनाने वाला कौन, हमारे पास था वो चार्ज। कौन था भाई, हमारे पास में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को लाने वाला कौन था, चार्ज। अब देखो हमें इस वीडियो में, अपने इस लेक्चर में हमें क्या देखना है, इस फॉर्मूले के अंदर ये जो बी आई है, इसको अब हमें इंट्रोड्यूस करना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, या हमने ये जो बी जिसको अपन डिनोट कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है। जैसा कि हम देखते हैं बी को अभी हमने डिनोट किया है किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। यार जैसे हम ई को डिनोट करते हैं ना, किसके लिए डिनोट करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो वैसे ही हम अपन बी को डिनोट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड ना देके लिख देता है मैग्नेटिक इंडक्शन। बुरा ना मानो, होली है मींस ऐसे मत समझने लगा कि सर ने नया वर्ड बता दिया, इंडक्शन कुछ और है। ना भाई ना मुन्ना ना, मैग्नेटिक फील्ड लिखा रहता है तो कहीं किसी बुक्स में क्या लिखा रहता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। और पता है और क्या होता है, और एक और नया वर्ड इसका लो, कि बी को डिनोट कर दिया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अरे भाई वो कोई और नहीं है, वही मैग्नेटिक फील्ड है, वही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है जिसके बारे में अपन बात करते हैं, कोई अलग से नहीं है। या तो मैग्नेटिक फील्ड बोल के इसको स्टडी कर लो, या मैग्नेटिक इंडक्शन बोल के इसको स्टडी कर लो, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल के इसको क्या कर लो, स्टडी कर लो। चलिए अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, या मैग्नेटिक फील्ड बी स्ट्रेंथ बोले या इसको मैग्नेटिक फील्ड बोले, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला यहां से क्या ड्राइव किया। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास में होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब आप देखिए मेरे को यहां पर बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की मेरे को वैल्यू चाहिए, तो मैं इस वैल्यू को यहां से बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, B इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू बी साइन थीटा। क्या मेरा ये फॉर्मूला बी का बन सकता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मेरा ये बन सकता है क्या। यहां बी भाई, ये बी यहां हो तो गई, अब पीछा छोड़ दे थोड़ा। तो हमारे पास में क्या ये बी का फॉर्मूला बन सकता है, हाँ बन सकता है। अब आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास में सबसे पहले ड्राइव हो गया एफ अपॉन क्यू बी साइन थीटा। अब देखो कोई एक पार्टिकल है, उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, वो एक यूनिट में कितना होगा, मींस अपन मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बनाए। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बनाए तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट अपन क्या पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, हम मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट पढ़ते हैं टेस्ला। लेकिन वो जो टेस्ला यूनिट है ना बेटा, वो किस में दे रखी होती है, एसआई यूनिट में। अभी इसको बात करेंगे क्योंकि हम इस पे पढ़ेंगे अभी 1 टेस्ला क्या होता है, ठीक है ना बेटा, कि 1 टेस्ला क्या होता है। जैसे देखो अब किसी चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा, मींस उस पर लगने वाली फोर्स को वो फील करेगा, वो फोर्स कौन सी होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी। और मैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनेगी। अब ये फील्ड इसके बराबर कब हो सकती है, बी लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड उस फोर्स के बराबर कब हो सकता है। अब क्या करें, चार्ज को 1 कूलाम ले लें, चार्ज की वैल्यू क्या ले लें कि 1 कूलाम का चार्ज अगर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कराया जाएगा, जहां पर हमारा थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। देखो बेटा क्यू हमारे पास में 1 कूलाम का होगा, जिसको हम मूव कराएंगे 1 मीटर पर सेकंड से, जिसमें थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप रखो वैल्यू पुट करो यहाँ पर, B इज इक्वल टू एफ
1 × sin 90, और बेटा sin 90 इज इक्वल टू 0 होता है क्या? नहीं भाई, वो तो cos 90 हमारे पास में 0 होता है, sin 90 इज इक्वल टू 1। कंफ्यूज हो जाते हैं ना कभी, हमें रटा रहता है कि sin 90 sin और cos 90 इस चक्कर में। तो sin 90 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम देख रहे हैं b बराबर क्या आ गया? f। अब आपसे यहां से कॉन्सेप्ट क्या पूछ लेता है, यहां से उठ के डायरेक्ट आंसर आता है कि भाई किसी मूविंग चार्ज पर कोई मैग्नेटिक फील्ड उसके लगने वाली फोर्स के बराबर कब होगा? कब होगा? जब मूविंग चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम होगा और मूविंग जो चार्ज है उसकी स्पीड क्या दे रखी होगी? 1 मीटर पर सेकेंड। और जैसा कि हमें पता ही है थीटा क्या रहेगा हमारा? 90 डिग्री। अच्छा देखो, थीटा 90 डिग्री का रिलेशन क्या होता है कि F एंड V इनके बीच में, F और V के बीच में ऑलवेज जो एंगल रहता है ना वो 90 डिग्री ही रहेगा हमेशा। जब भी हम फोर्स और वेलोसिटी की बात करेंगे ना बेटा इस पूरे चैप्टर में, तो हमेशा हमारा जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। अच्छा, अगर हम बात कर लें V एंड B, ये इट में बी एनी, ये बदलता रहेगा भाई। मींस एफ और बी के बारे में अगर बात करें ना तो अपन एंगल कितना रखेंगे उसका? 90 डिग्री रखेंगे। हम कितना रखेंगे भाई? 90 डिग्री रखेंगे। और वी और बी के बीच में एंगल चेंज हो सकता है, वेरिएबल रह सकता है। अब देखो यहां से हमें पता चल गया कि B बराबर F कब हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स के बराबर कब होगा? जब कोई 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कराया जाएगा। तो यहां से हमने B बराबर F निकाला। अब देखो आप यहां से, अब हमें क्या करना है कि B की वैल्यू F के बराबर तो आ गई, लेकिन B की वैल्यू अब बनना स्टार्ट कर रही जाएगी यूनिट के बिहाफ पर। अब B की यूनिट हमने क्या भी डिनोट करी थी? टेस्ला। तो B की यूनिट एक हमें टेस्ला मिलने वाली है। अब टेस्ला कहां से स्टार्ट होगा? 0 से तो होगा नहीं यार, 0 से स्टार्ट कर देंगे वो काय का टेस्ला फिर वो, तो कम से कम कहां से स्टार्ट होगा? 1 टेस्ला से। अब तुम्हें क्या करना है यार कि तुम्हें वैल्यू B की, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 मिलनी चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 मिल रही है इट मींस 1 टेस्ला। अब आप देखो कि जैसे आपने B को F के बराबर किया है तो आप क्या B को 1 कर सकते हो? हमें क्या बताना है अब आगे? हमें बताना है कि 1 टेस्ला क्या होता है, क्योंकि 1 टेस्ला हम बोल रहे हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा 1 टेस्ला कब आएगा? मींस मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए हमारे पास में? 1। भाई इस 1 को ही तो हम 1 टेस्ला बोलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? 1 टेस्ला। अब देखो, अभी पुराना हमारा निकाला गया फॉर्मूला क्या था? भाई हमारा फॉर्मूला ये था। अब B बराबर 1 करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स 1 न्यूटन, चार्ज 1 कूलम, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, थीटा 90 डिग्री। तो ऐसे में हमारे पास में B कितना आ जाएगा? 1/1 मल्टीप्लाई 1 इंटू साइन 90 मीन्स 1/1 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम थ्योरम लिख सकते हैं क्या भाई? हम यहां से थ्योरम ये लिख सकते हैं कि 1 टेस्ला इज डिफाइंड दैट अ चार्ज फील्ड ऑफ फोर्स 1 न्यूटन हैविंग चार्ज मैग्नीट्यूड 1 कूलम एंड मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। अगर आपकी ऐसी कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, तो वहां पर हमारी वैल्यू उसको क्या बोला जाएगा? 1 टेस्ला। क्या बोला जाएगा उसको? 1 टेस्ला। अच्छा पता है आपको, ये टेस्ला तो बाद में निकाली गई यूनिट है। पहले हम कोई और ही यूनिट यूज करते थे। हम लोग क्या करते थे? शुरुआत की यूनिट सीजीएस को लेकर घूमते रहते थे। हम कौन सी यूनिट लटका के फिरते थे? सीजीएस वाली यूनिट। और उस समय सीजीएस वाली यूनिट कौन सी होती थी भाई हमारे पास में? गॉस। कौन सी होती थी? गॉस। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड की 2 यूनिट पड़ी, एक तो होती है टेस्ला इन एसआई स्टैंडर्ड सिस्टम और एक होती है सीजीएस में गॉस। दोनों में रिश्ता क्या है? दोनों में रिश्ता है 10⁻⁴
4 गॉस मीन्स 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस। ये रिलेशन भी पूछ लिया जाता है। बस आपसे ये पूछेगा कि ऐसा ही यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो टेस्ला हो जाएगा और सीजीएस में हमारे पास में गॉस हो जाएगा। अब देखो भाई, हमने ये फॉर्मूला निकाला जिसमें से क्यू के बारे में पता ही है, क्यू की वेलोसिटी के बारे में पता है। नई बात हमने ये करी थी, इसको हमने शुरुआत कराई एक पहली वैल्यू 1 बना के। तो 1 बनाने के लिए हमने पहले फोर्स पे डिपेंड करा भाई, जितनी फोर्स उतना ही मैग्नेटिक फील्ड, जितना मैग्नेटिक फील्ड उतनी फोर्स। तो उसके लिए हमने पहले बराबर करके देखा है भाई, बाद में बढ़े कम हो वो बाद में देखा जाएगा, पहले स्टार्टिंग तो उसको सम्मान दे दो ना हाथ पैर जोड़ के, भाई आपके कारण तो हम आए हैं यहाँ पर। तो हमने वो प्रूव करके दिखा दिया बी बराबर है, भाई ऐसे होगा। अब ठीक है, बी बराबर एफ हो गया, तो वी की वैल्यू 1 कब आती है? वी की वैल्यू 1 तब आएगी कि 1 न्यूटन फोर्स लगेगी। अब एक बात बताओ, 1 न्यूटन फोर्स कितनी होती है? 1 न्यूटन फोर्स कितनी होगी? कितने ग्राम के या कितने केजी के मास की वजह से 1 न्यूटन फोर्स बनेगी? आप जानते होंगे यार, आप पहले पढ़ चुके हो। अगर मैं 0.1 ग्राम के मास को क्या करूं, मैं 1 ग्राम के मास पर फोर्स निकालूं तो मेरी कितनी निकलेगी? हमें पता है कि F इज इक्वल टू mg मीन 0.1 इंटू 10, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा भाई? 1 न्यूटन। मतलब हमारे 0.1 ग्राम अगर हमारे पास है, मैं उसको अपने हाथ पर रखता हूं, मैं क्या करता हूं, एक 0.1 ग्राम के मास को अपने हाथ पर रखता हूं, तो ये मेरे पे कितने न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा? 1 2 3 4 5 6, कितने न्यूटन भाई? 1 न्यूटन। कैसे निकालते हैं अपन? F इज इक्वल टू mg से। कैसे निकालते हैं? F इज इक्वल टू mg से। अब देखो जल्दी से नोट करो ये रिलेशन सारा का सारा बी का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे। किस पे बात करेंगे भाई? डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे। ज्यादा देखो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से कॉन्सेप्ट को बढ़ाना है। अब देखो आराम के लिए तो समय भी नहीं है, अब तो तुम्हारे एग्जाम भी करीब आ चुके हैं, अब कर भी क्या सकते हैं, अब आप उठे ही लेट हो। फिर भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत टाइम है, जितना मैं पढ़ा दो उतना ही पढ़ लो, उससे क्या रहेगा, पास तो ही जाओगे जब तक। तो चलो अब आप देखिए यहां पर ये सारी वैल्यू आपने नोट कर ली होंगी। अब मैं बात करूंगा आपसे एक छोटा सा, अभी हम इंट्रोडक्शन देंगे कि जो चार्ज होता है, जो मूविंग चार्ज है, उस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स को कैसे निकाला जाएगा, कि वो चार्ज किस डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा। चलिए हम बात करते हैं कि वो चार्ज अपने आप पर फोर्स किधर फील कर रहा होगा। तो उस चार्ज पर हम क्या डिस्कस करेंगे अब? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो इसके लिए हमने एक रूल बनाया जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड रूल। क्या बनाया बेटा? हमने एक लेफ्ट हैंड रूल बनाया है, जिस लेफ्ट हैंड रूल के अंदर हमारे पास में हमारे हाथ की 3 फिंगर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब भाई 3 फिंगर नहीं होती तो 2 ही फिंगर है, और तीसरा क्या है? हमारा थंब है, जिसमें हमारे पास में 1 है इंडेक्स फिंगर, अभी मैं आपको दिखा दूंगा भाई। दूसरी हमारे पास में कौन सी रहेगी? मिडिल फिंगर। और इन दोनों की वजह से एक रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट हमें मिलेगा किस फिंगर के द्वारा? जिसको अपन बोल देंगे थंब। और ये हमें क्या बता रहा होगा? किसी एक क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा होगा। तो देखो बेटा, हम किसी भी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए एक लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करते हैं, जिसमें हम इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड किसके बारे में बात करेंगे? थंब के बारे में। देखो इंडेक्स फिंगर की अगर यहां इस रूल में जब बात होगी तो वो इंडेक्स फिंगर हमें इंडिकेट करेगी किसके बारे में? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा हमारे पास में जो हमारी मिडिल फिंगर है वो हमें डिनोट करेगी किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में। इसके बारे में? वेलोसिटी की। कौन सी भाई? करंट बोल दो यार उसको, चाहे अपन करंट की डायरेक्शन ही तो उसकी वेलोसिटी बनेगी। चलो वेलोसिटी की डायरेक्शन के बारे में, ठीक है ना भाई। अब
तीसरा हमारे पास में रहेगा थंब, जो कि इन दोनों गिवन क्वांटिटी की वजह से निकाला जाएगा। वो क्या होगा हमारा, फोर्स ऑन कंडक्टर, या फिर हमारे पास में कोई चार्ज है तो फोर्स ऑन चार्ज, कि वहां पर फोर्स कितना फील हो रहा होगा। अब चलो मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या किस रूल की बात कर रहे हैं। हमारे पास हैंड कौन सा रहेगा, लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड है, जिसके अंदर ये कौन सी फिंगर है, मिडिल फिंगर, नहीं भाई मिडिल नहीं है, ये कौन सी फिंगर है, मिडिल फिंगर। ये कौन सी फिंगर है भाई, हमारी इंडेक्स फिंगर, और ये क्या है हमारा थंब। अब इसके अंदर ये जो फिंगर हमें इंडिकेशन दे रही है, किस चीज का दे रही है, ये हमें इंडिकेशन दे रही है, ध्यान से देखना, इस डायरेक्शन से भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का। अब ये जो हमारी फिंगर है मिडिल फिंगर, ये हमें इंडिकेशन दे रही है किसका, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, या फिर वो चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये थंब हमें क्या देगा, ये थंब हमें देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में, कि वो चार्ज या कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। जैसे देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं, कि एग्जांपल से समझने के लिए क्या करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं अपन कि हमारे पास में मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से हमें गिवन है। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास में कुछ इस टाइप से गिवन है, और जिसके अंदर चार्ज मान लेते हैं कि वो इस तरीके से मूव हो रहा होगा। वेलोसिटी कैसे है, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, ऊपर की तरफ। या ऐसे भी नहीं मानना तो एक और केस मान लेते हैं अपन, ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास में एक्सिस है जिसमें हमने ये क्रॉस बना दिया। क्रॉस क्या बताएगा, मैंने बताया था आपको कि ये क्रॉस और पॉइंट ये हमें बताता है कि हमारी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की कैसी है, इनवर्ड। और पॉइंट से क्या पता चलता है वो डायरेक्शन कैसी है बेटा, आउटवर्ड। अगर मैंने एक क्रॉस बना दिया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, और मेरा चार्ज मूव हो रहा है मान लेते हैं इधर। तो दोनों केसेस में आपको फोर्स को बताना कि उस चार्ज पर फोर्स कैसे लग रही होगी। अब आपको करना कुछ नहीं है आप क्या करो, अपनी फिंगर पॉइंट आउट करो। हम देखो आपकी ये डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे, ऊपर की तरफ। ये डायरेक्शन कैसे वेलोसिटी की, ऐसे। और कंडक्टर फोर्स का फील कर रहा है भाई, हाथ चेंज नहीं करना, ऐसे ऐसे मत करना। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारा का सारे इसी के बारे में बात होगी, और इसके कई सारे एग्जांपल्स में मैं बात करूंगा। अभी सिर्फ तुम क्या करो, एक आइडिया ले लो कि लेफ्ट हैंड में क्या होगा, डायरेक्शन बताने के काम आएगा, जिसमें ये इनका यूज किया जाएगा। इंडेक्स फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही होगी, मिडिल हमें वेलोसिटी के बारे में, थंब हमें फोर्स के बारे में। यहां से क्वेश्चन एक आ गया। अब इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर, तो सबसे पहले क्या करो, इस फिंगर को पॉइंट कर लो, कर ली, ये ऐसे बना के रखना है। अब वेलोसिटी किधर है, मूविंग चार्ज हमारा इधर है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, मूव कर लिया। क्या कर लिया, इसको ऐसे करके मूव कर लिया। देखो हमारा थंब किधर जा रहा है भाई, थंब हमारा आउटवर्ड आ रहा है ना, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगी हमारी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे हम इसका यूज करके क्या करते हैं, डायरेक्शन अपन फाइंड कर लेते हैं किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की, कि चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। अब देखो इसी का इस्तेमाल करके एक सबसे पहले जब हमने लेक्चर की शुरुआत करी थी तो हमने ये बोला था कि हमारे पास में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज क्या करता है, जाएगा, जाने के बाद में एक बार टर्न होने के बाद में वो स्ट्रेट निकल जाता है। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन मैंने बोला था कि चार्ज एक बार अगर टर्न होने लग गया तो वो उसी पाथ में मूव होता रहता है, उसी पाथ में रिवॉल्यूशन करता रहता है। इसका रीजन क्या था, मैंने बताया था कि ऐसा तब होगा जब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी। क्या लग रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रेजेंट होगा। तो देखो अभी ये टॉपिक को कैसे रिलेट करते हैं इससे, कि क्यों राउंड राउंड घूमता रहता है वो। मैंने मान लो कि क्रॉस लगा लिया, इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेरा कोई चार्ज है इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ये मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर, देखो अंदर की तरफ।
मैग्नेटिक फील्ड ये लगाना है फिर से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज किधर मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स किधर लग रही है ऊपर की तरफ, किधर लग रही है फोर्स ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इस पर एक फोर्स लगेगी नीचे से जो इस पार्टिकल को कहां उठा देगी ऊपर की तरफ। अच्छा मैंने अभी बताया था ना फोर्स एंड वी के बीच में रिलेशन कैसा 90 डिग्री का, कैसा रहेगा 90 डिग्री। तो फोर्स क्या करेगी इसको ऐसे मान लो ये एक फोर्स लगेगी जो कि इसको क्या उठाएगी थोड़ा ऊपर, मान लो जैसे ही ऊपर आया इस तरीके से तो फिर से एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, ऐसे आता जाएगा एक परपेंडिकुलर फोर्स इस पर लगती रहेगी और कंटिन्यू क्या होगा वो चार्ज ना चाहते हुए भी इसी पाथ में मूव होता रहेगा। क्योंकि क्या हो रहा है जैसे देख लो ये है हमारे पास में, अब मैंने मान लो ये थोड़ा सा भी ऐसे किया, अब थोड़ा सा ऐसे किया, वेलोसिटी की डायरेक्शन अब मेरी ये हो गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले ये है, तो देखो थंब भी देखना मेरा, ऐसे थंब थोड़ा ऊपर, अब देखो और पीछे ऐसे ऐसे, मींस थंब भी मेरा मींस फोर्स भी क्या होती चल रही है धीरे धीरे ऐसे चेंज होती चल रही है। मींस क्या हो रहा है इसमें कि इस रूल की वजह से वो पार्टिकल पे फोर्स ही ऐसी लग रही है जो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही काम कर रही है। यार अब जब फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रही है तो पार्टिकल जाए तो जाएगा, गाना है ना जिए तो जिए कैसे बिना आपके। अब फोर्स उसको बार बार उसी डायरेक्शन में धकेल रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो पार्टिकल तो क्या हो जाता है फिर यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, क्या हो जाता है वो ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो उसी सर्कुलर पाथ में मूव होता रहता है। इसका मतलब पता क्या है, एक बार अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया तो वो क्या करता रहेगा सर्कुलर मोशन करता रहेगा। अच्छा इसके लिए पता क्या है, शुरुआत में अगर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी QVB, कितनी होगी बेटा QVB। अच्छा साइन थीटा मान लेते हैं, अब तुम बताओ थीटा कितना लग रहा है यहाँ पर V और B के बीच में, B इनवर्ड, B कैसे इनवर्ड, B कैसे अंदर की तरफ और वेलोसिटी कैसे ऐसे, देखो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर लगने वाली फोर्स कितनी होगी FQB, यहाँ पर लगने वाली फोर्स कितनी हो रही है FQB। अब मैंने बताया कि चार्ज अगर एक बार मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ये मैं पूरा मैग्नेटिक फील्ड बना लेता हूं कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया ना वो तो वो ट्रैप हो जाएगा, और ट्रैप होने का मतलब क्या है कि उसको एक फोर्स अंदर की तरफ ढकेल रही है और सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है mv²/r। मतलब यहां पर F बराबर QVB इक्वल टू क्या होगी हमारी mv²/r। तो यहां से रिलेशन क्या निकल आता है QVB इक्वल टू mv²/r। अब देखो यहां से आगे की बहुत बातें होती हैं, वो टॉपिक अब हमारे सिलेबस में इस बार है नहीं तो हमने रिड्यूस कर दिया, फिर भी मैं पूरा लेक्चर आपको बना के दे दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि आगे जाके होगा क्या। वहां पर अपन इसके एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनके बारे में बात करते हैं, रेडियस के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इस रीजन की वजह से वो चार्ज क्या हो जाता है ट्रैप होने के बाद में सर्कुलर मोशन करता रहता है। तो हमने ये सारी बातें इसके अंदर देखी। अब देखो यहां से मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है आपको। सबसे पहले हमने देखा था कि किसी भी चार्ज पर लगने वाली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड B, V और B में डिफरेंस है। उसके बाद में हमने देखा था कि एंगल पे भी डिपेंडेंसी थी और चार्ज पे भी डिपेंडेंसी थी, तो वहां से हमने निकाला था F इक्वल टू QVB साइन थीटा। फिर हमने निकाला था B के बारे में कि B क्या है, B हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकली थी, वहां से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था F इक्वल टू QV साइन थीटा। अब फिर हमने देखा था कि उस चार्ज पर फोर्स लगने वाली जो फोर्स है ना उसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए जो हम रूल यूज करते हैं वो होता है लेफ्ट हैंड रूल, जिसके अंदर ये सारे इंडिकेशंस होते हैं जिनके बारे में हमने जाना। और ये कैसे काम करता है इसके लिए हमने लेक्चर की शुरुआत में जो एग्जांपल लिया था ना उसको यहाँ पर हमने सिर्फ प्रूव किया है। पहले हमने सिर्फ डायरेक्ट आपको बताया था कि वो घूमता रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बार टर्न होने के बाद में स्ट्रेट निकल जाएगा। तो यार ट्रैप होने का रीजन कौन है,
लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही रहेगी किसके, वेलोसिटी के, जिसकी वजह से वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। और यहाँ हमने सामने एक दूसरे को रख के भी आपको दिखा दिया। तो अब इसी फोर्स को हमने देखा दो केस में, कि एक होगी हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, अब देखो यहां से आगे कैसे बढ़ना है, कि अब एक नए साइंटिस्ट आने वाले हैं जिनका नाम है लॉरेंट्ज। अब ये क्या बवाल है, लॉरेंट्ज ने क्या किया कि देखो सारे के सारे फील्ड के बारे में डिस्कस हुआ कि जितने भी हमारे स्पेस में या हमारे आसपास फील्ड हैं, आप बताओ कितने फील्ड है हमारे आसपास, सोच के देखो, या तो मास फील्ड है, या चार्ज फील्ड है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड है। मास फील्ड को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, मास। अब चार्ज की वजह से पता क्या हो रहा है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो उस रेस्ट चार्ज पर फोर्स जो फील होगी वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स फील होगी रेस्ट वाले चार्ज पर। मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है रेस्ट चार्ज को। ध्यान से सुनना ये बात मेरी, कि रेस्ट में अगर चार्ज है ना, तो उस चार्ज पर जो फोर्स फील हो रही है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स फील होगी, ठीक है ना। वही इस चार्ज को मूव करा दिया गया, उस चार्ज को क्या करा दिया गया, मूव करा दिया गया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी की फोर्स भी फील करेगा, और कौन सी फोर्स फील करेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी। मतलब एक चार्ज पर दो फोर्स लग रही है, एक चार्ज पर दो फोर्स लग रही है, चार्ज क्या होना चाहिए हमारा, मूविंग। यही कॉन्सेप्ट है कि लॉरेंट्ज सोच रहे थे कि यार एक चार्ज पर कितनी फोर्स लग सकती है। देखा जाए तो हमारे आसपास तो सारी फोर्स है, चार्ज अगर रेस्ट में रहता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। वहां देखा था हमने, पहले अपन देख चुके हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में रेस्ट में चार्ज रखा था, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो रेस्ट वाले चार्ज को उसने हिलाया था क्या, नहीं हिलाया था ना, क्यों हिलाएगा। अब इस दूसरे केस में क्या हो रहा है कि चार्ज को अगर तुम्हें मूव करा दिया ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रहा है, फील कर रहा है। अब यही दोनों फोर्स का रिलेशन लॉरेंट्ज ने बना दिया। लॉरेंट्ज ने क्या बोला,